एवरीवन, मैं पिंकी वर्मा आप सभी की रीजनिंग एजुकेटर आपके सामने आ चुकी हूं अपने एक नए टॉपिक के साथ। और आप सभी का अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत करती हूं। उम्मीद करती हूं आप सब भी बहुत अच्छे होंगे, आपकी प्रिपरेशन भी बहुत जबरदस्त, शानदार और बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ रही होगी। स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी को पता है, हम डेली इन सेशंस में जुड़ते हैं अपने पूरे रीजनिंग जो आपका सब्जेक्ट है उसको पूरा ओवरऑल कंप्लीट करने के लिए। चाहे वो आपके किसी भी एग्जाम में पूछा जाता हो, आपका एसएससी का कोई सा भी एग्जाम ले लो, सीएचएसएल, सीजीएल, सीपीओ, एमटीएस, कोई से भी एसएससी का एग्जाम हो, साथ ही साथ आपके रेलवे के एग्जाम्स हो गए, पुलिस के एग्जाम हो गए, कोई स्टेट लेवल एग्जाम्स हो गई, जहां पर भी आपकी रीजनिंग आती है उस पूरे रीजनिंग के सिलेबस को हम कंप्लीट कर रहे हैं। इसी के साथ साथ हमने कुछ टॉपिक पिछले कंप्लीट कर लिए हैं, जहां से आप सभी ने देखा भी होगा और वहां से आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर भी हो गए होंगे और अब आपसे क्वेश्चंस भी सॉल्व हो रहे होंगे। आज हम नए टॉपिक अपना कैलेंडर पार्ट नंबर 1 पर जुड़े हुए हैं। क्लॉक और कैलेंडर आपका ऐसा चैप्टर है जो कि आपकी डेली के लाइफ से रिलेटेड है। इवन पूरी रीजनिंग ही आपके डेली के लाइफ से रिलेटेड होती है। तो यहाँ पर हम क्लॉक के बारे में डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। यहाँ से आपका एक भी क्वेश्चन नहीं फंसेगा एग्जाम में। अगर एग्जाम में आता है तो आप इजिली सॉल्व कर पाओगे, आप वहां पर अटकोगे नहीं। अगर आपने बहुत कॉन्टिन्यूटी के साथ इन सारे क्लॉक और कैलेंडर के पार्ट्स को देख लिया होगा तो देखोगे आगे जाके तो आपके सारे डाउट्स जो भी क्वेरी है वो सब क्लियर होते हुए चले जाएंगे। स्टूडेंट, अगर इसी के साथ साथ अगर आप हमारे किसी भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे कनेक्ट होना चाहते हैं, चाहे वो आपका फेसबुक हो, ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो, व्हाट्सएप चैनल हो, टेलीग्राम चैनल हो, कोई भी सोशल मीडिया अगर आप यूज करते हैं और आप चाहते हैं कि हमसे कनेक्ट कर पाए, तो इन सभी का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन रहता है। वहां से जाके आप क्लिक करके हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको किसी गाइडलाइन की रिक्वायरमेंट है कि हमें एग्जाम को कैसे इनिशिएट करना है, स्टार्ट कैसे करना है, कब कितने टाइम में सिलेबस कंप्लीट करना है, मॉक कब लगाना है, अगर इन सब की एक प्रॉपर गाइडलाइन आपको चाहिए, एक काउंसलिंग की जरूरत है, तो आप हमें कॉल पे भी कनेक्ट कर सकते हैं। कॉलिंग के लिए आप सभी के सामने नंबर है, अगर आप इस नंबर पे कॉल करते हैं तो आप हमसे कनेक्ट कर लेंगे 7272824365। इस नंबर पे अगर आप कॉल करते हो तो भी हमसे कनेक्ट कर सकते हो। साथ ही साथ उम्मीद करती हूँ कि आप सभी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। अगर अभी तक नहीं किया है तो एक बार आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन बटन को प्रेस कर दें और चैनल के इस वीडियो के लिंक को शेयर कर दें। साथ ही लाइक करने के साथ साथ शेयर करना है, आपके जितने भी फ्रेंड्स, आपके जितने भी रिलेटिव्स हैं उन सभी को शेयर करो। और उन फ्रेंड्स को ज्यादा शेयर करना जो अपनी एजुकेशन को अफोर्ड नहीं कर पाते। हम यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, इसीलिए आपके सामने एक यूट्यूब प्लेटफॉर्म, यूट्यूब पे हम आपको सारा कंटेंट देते हैं कि आपको कहीं पर कोई कूपन कोड लगा के कोई बैच ना परचेज करना पड़े या किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे ना जाना पड़े, जिसकी वजह से हम यहाँ पर यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट कराते हैं। हर सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको चीजें बहुत अच्छे तरीके से और पूरा एग्जाम रेलिवेंट कंटेंट आपको दिया जाता है। तो उम्मीद करती हूँ वो सारा कंटेंट आप देखते भी होंगे। तो उन बच्चों तक आप शेयर किया करो जो एजुकेशन अफोर्ड नहीं कर पाते हैं हाई कॉस्ट की, तो वो हमारे यहाँ से जुड़ के अपने गवर्नमेंट के सिलेक्शन के पास जा सके, अपने गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन पा सके। क्लियर? तो मूव करते हैं, अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं। इतना काम तो आपने कर ही दिया होगा, सेशन को लाइक भी कर दिया होगा और साथ ही साथ शेयर भी कर दिया होगा। तो देखते हैं हमारा आज का मोटिवेशन ऑफ द डे क्या रहने वाला है। आज का मोटिवेशन, जैसे कि कैलेंडर चैप्टर है तो उसी से रिलेटेड मैं मोटिवेशन भी लेके आई हूँ। व्हाट आई डोंट वेट फॉर द कैलेंडर टू फिगर आउट व्हेन आई वाज शुड लिव लाइफ। हमें टाइम को या फिर जीवन को जीने के लिए किसी कैलेंडर की जरूरत नहीं होती है। कैसे? डोंट बी फूल्ड बाय द कैलेंडर, देयर आर ओनली एज मैनी डेज इन द ईयर एज यू मेक यूज ऑफ। साल में तो उतने ही दिन होंगे ना जितने होते हैं। मेन मैटर क्या है होता है कि हम उन पर्टिकुलर साल को अपने कितना इफिशिएंट बना पाते हैं, अपनी लाइफ में कितनी अच्छी चीजों को हम अपना पाते हैं, अडॉप्ट कर पाते हैं, लर्न कर पाते हैं, सीख पाते हैं, जिससे मेन मोटिव है हमारी लाइफ में ग्रोथ होना, सक्सेस होना। यू शुड रन योर लाइफ नॉट बाय द कैलेंडर। कैलेंडर के थ्रू आप अपनी लाइफ को नहीं चलाओगे।
but how to feel and what you are interest and your ambition। अपने ambition को लेके आपका interest क्या है, आप करना क्या चाहते हो, इन सब चीजों के ऊपर अगर आप काम करते हो तो डेफिनेटली दिन आपका कोई सा भी हो, बस आप प्रोडक्टिव होने चाहिए। ये मेन मोटिवेशन था आज के सेशन का। तो इसी के साथ साथ हम अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि पूरे इस कैलेंडर टॉपिक में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो आपका चैप्टर स्टार्ट होता है कैलेंडर। ठीक, कैलेंडर में सबसे पहले जो कैलेंडर, हम दो चीजों के ऊपर देखो बात होती है जो हमें पढ़ना है, जो हमारे एग्जाम के सिलेबस का पार्ट है। दो, एक तो आपका इंग्लिश वाला कैलेंडर होता है और एक आपका हिंदी वाला कैलेंडर होता है। हिंदी जिसमें पंचांग वाली कैलेंडर होती है, उससे जो हमारी जन्म तिथि और ये सारी चीजें, राशिफल वगैरह जो कैलकुलेट किया जाता है वो आपका वो हिंदी वाले कैलेंडर से निकाला जाता है। और हिंदी वाला कैलेंडर जो होता है वो बेस होता है मून पर, मून साइन पर आपका बेस्ड होता है, जहां से आपके सारे नक्षत्र वगैरह देख के बनाए जाते हैं। तो ये तो होता है हमारा हिंदी वाला कैलेंडर। लेकिन जो हमारे एग्जाम का पार्ट है, जो हमारे सिलेबस का पार्ट है, वो है हमारा इंग्लिश का कैलेंडर। और इंग्लिश का कैलेंडर आपका डिपेंड होता है सन के ऊपर, इसलिए इसको बोला जाता है सन साइन कैलेंडर। ठीक है, इसके ऊपर हमें डिटेल में पढ़ना है, यहाँ पर हमें डिटेल डिस्कशन करना है। यहाँ से हमारे एग्जाम में कोई लेना देना नहीं होता, ये सिर्फ पंडितों का काम है, वहां पर अपना जाके जो भी देखना है। हमें जो मेन मोटिव है, हमारे एग्जाम में बस क्वेश्चन आए तो हम सॉल्व कर पाए। ठीक, तो हम पढ़ने वाले हैं अपने इंग्लिश कैलेंडर के बारे में। और जो आपका इंग्लिश कैलेंडर होता है वो डिपेंड करता है आपकी अर्थ के रोटेशन के ऊपर, रोटेशन और रेवोल्यूशन के ऊपर हमारा ये कैलेंडर पर्टिकुलरली पूरा बेस्ड होता है। अब यहाँ से अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। कैलेंडर, कैलेंडर में हमने देखा हुआ है क्या कि एक तो आपके पास 365 डेज का कैलेंडर होता है और साथ ही साथ दूसरा 366 डेज का भी होता है। यही दिन होते हैं साल में, या तो 365 डेज और 366 डेज। 365 डेज हम किसको बोलते हैं, जिस साल में आपके फरवरी का सिर्फ 28 फैब की डेट होती है उसको हम 365 डेज का कैलेंडर बोला जाता है। और जिस ईयर में 29 फैब आता है उसी को हम क्या बोल देते हैं, 366 डेज। अब इनका पर्टिकुलर एक नाम भी है, जैसे जिसमें जिस साल में 365 डेज होते हैं उसको बोला जाता है नॉर्मल ईयर। नॉर्मल ईयर, साधारण वर्ष, या तो इसको कहीं जगह पे आप देखोगे ऑर्डिनरी ईयर। ठीक, आप कुछ भी बोल सकते हो, नॉर्मल ईयर भी बोल सकते हो और ऑर्डिनरी ईयर भी बोल सकते हैं। और जिसमें 29 फैब होता है उस साल को हम बोलते हैं लीप ईयर, लीप वर्ष। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, डेली से रिलेटेड चैप्टर है, ध्यान से समझना, ध्यान से समझोगे आपको कोई डाउट नहीं आने वाला है एंड तक। ठीक, आज हम क्वेश्चन नहीं, आज हम कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करेंगे। उसके बाद आगे धीरे धीरे चीजें आपकी आगे बढ़ती चली जाएंगी कि पर्टिकुलर डेट को डे कैसे निकालते हैं। अगर आज का दिन ये है तो इतने दिनों बाद कौन सा दिन हो जाएगा। अगर कैलेंडर में आज ये शो कर रहा है तो आप बता दो उसी डेट को 5 साल बाद कौन सा डे आएगा। तो इन सब चीजों के ऊपर हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारी प्रायोरिटी बनती है अपने बेस को स्ट्रॉन्ग करना, अपनी नींव को स्ट्रॉन्ग करना। तो हमने यहाँ पर क्या देखा कि जो आपका कैलेंडर है, एक तो 365 डेज का जिसमें साल होते हैं उसको हम नॉर्मल ईयर बोलते हैं, और 366 जिसमें डेज होते हैं उसको हम लीप ईयर बोलते हैं। अब अगर आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है, आप बता दो 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 और 2008, इस तरीके से ये लिखा हुआ है। इसमें कौन सा ईयर आप लीप ईयर मानोगे, कौन सा ईयर लीप ईयर है? तो हमें पता चला क्या, 2004 आपका लीप ईयर है, 2008 आपका लीप ईयर है। ये लीप ईयर क्यों है? जिस भी ईयर को 4 से डिवाइड करने पे पूरा पूरा डिविजिबल हो जाता है वो हमारा एक लीप वर्ष कहलाता है। क्या बोला मैंने, वापस से रिपीट करती हूँ, जिस भी ईयर को 4 से डिवाइड करने के बाद, जिस भी ईयर को, ईयर विच इज डिविजिबल बाय 4,
year which is divisible by 4 is known as लीप ईयर। जिस भी वर्ष को आप 4 से डिवाइड करते हो और वो पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, कोई रिमाइंडर नहीं बचता, तो वो हमारा कौन सा वर्ष कहलाता है? लीप ईयर कहलाता है। अब लीप ईयर 4 का डिविजिबिलिटी रूल, अब पूरे नंबर को आप डिवाइड करके नहीं देखना, 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? अगर लास्ट की 2 डिजिट, एक यूनिट प्लेस और एक आपकी 10th प्लेस, अगर यूनिट प्लेस और 10th प्लेस आपका 4 का मल्टीपल है, आखिरी की 2 संख्याएं, 2 अंक अगर 4 के गुणा का है, 4 का मल्टीपल है, तो वो पूरी ही नंबर कितनी बड़ी क्यों ना हो, 4 से आसानी से डिवाइड हो जाती है। यहां तक आप ग्रेजुएट हो चुके हो, इतनी नॉलेज तो आप रखते होगे, बचपन में ये सारी चीजें पढ़ाई जाती है। डिविजिबिलिटी रूल 3 का क्या है, 4 का क्या है, फिर भी मैंने आपके सामने एक्सप्लेन किया कि हमेशा हमें 4 से पूरे साल को डिवाइड करके नहीं देखना, उसके लास्ट के 2 डिजिट को देखना। अगर ये नंबर 4 का मल्टीपल है तो वो पूरा साल आपके 4 से डिवाइड हो जाएगा और वही हमारा लीप ईयर हो जाएगा। अब देखो 4 4 के टेबल में आता है, ऐसे 0 और 8 भी आपके 4 के टेबल में आता है, तो ये दोनों हमारे लीप ईयर हो गए। और जो साल आपके 4 से डिवाइड नहीं होता, जिसमें कुछ रिमाइंडर बचता है, वो हमारा नॉर्मल ईयर कहलाता है। यहां तक किसी को डाउट? आइए आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से अगर आपसे पूछ लिया जाए कि आप बता दो, आपसे पूछ लिया जाए कि ये आपका 1900 ये आपका लीप ईयर है या नहीं है? 1900 ये आपका लीप ईयर है या नहीं है? तो हम कहेंगे ये हमारा लीप ईयर नहीं होता है, ये आपका नॉर्मल सेंचुरी ईयर है। इस तरीके से आपसे पूछ लिया जाए कि बताओ 1600 आपका लीप ईयर है, तो आप कहोगे 1600 लीप ईयर नहीं है, 1600 हमारा लीप सेंचुरी ईयर है। 1600 हमारा लीप सेंचुरी ईयर है। और लीप सेंचुरी ईयर कैसे पता लगाएंगे? अगर जो भी सेंचुरी है आपके 400 से डिवाइड हो जाती है, वो हमारा लीप सेंचुरी ईयर कहलाता है। ठीक है, हमने क्या डिस्कस किया कि 365 एक नॉर्मल ईयर हो गया, एक लीप ईयर हो गया। और यहां पर आपको अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। एक आपका नॉर्मल ईयर हो गया और एक आपका लीप ईयर हो गया। ठीक, और नॉर्मल ईयर में हमें पता है, नॉर्मल ईयर में 365 डेज होते हैं। चलो कोई नहीं। फिर हमने देखा कि एक हमारे कैलेंडर में लीप ईयर की भी बात आती है, और हमने क्या देखा, लीप ईयर वो होता है जिस भी ईयर को 4 से डिवाइड करने के बाद जो हमारा रिमाइंडर होता है वो 0 बचे, मतलब वो साल पूरा पूरा 4 से डिवाइड हो जाता है, तो वो आपका लीप ईयर हो जाएगा। जैसे कि आपका 1972 हो गया, 2020 हो गया, ऐसे 1664 हो गया। तो ये साल हमारे 4 से डिवाइड हो जा रहे हैं, तो ये हमारे लीप ईयर हो गए। और जो साल 4 से डिवाइड नहीं होते, कुछ रिमाइंडर बचता है, वो हमारे नॉर्मल ईयर हो गए। अगर हम बात करें कि आप बताओ 1600 जो हो गया, फिर ऐसे 1900, मतलब सेंचुरी की बात कर रहे हैं अब हम, 2000, 1700। अब इसमें से कौन कौन सा लीप ईयर है? और हमने एक दूसरे टर्म की बात करी, दूसरा टर्म क्या? लीप सेंचुरी ईयर। लीप सेंचुरी, शताब्दी वर्ष, लीप सेंचुरी ईयर। और लीप सेंचुरी ईयर कोई सा कैसे होगा, ये हमें कैसे पता चलता है? किसी भी सेंचुरी को, सेंचुरी विच इज डिविजिबल बाय, सेंचुरी विच इज डिविजिबल बाय 400, जो सेंचुरी 400 से डिवाइड हो जाए, वो हमारा लीप सेंचुरी ईयर कहलाता है। वरना आपके बाकी जितनी भी सेंचुरी होती है, अगर 400 से नहीं डिवाइड हो रही है, तो वो हमारा नॉर्मल सेंचुरी ईयर कहलाता है। अब आपका ये हो जाएगा पूरा 400 से डिवाइड, तो ये हमारा लीप सेंचुरी ईयर हो जाएगा। 1900 नहीं होगा, 2000 आपका हो जाएगा, ये आपका लीप सेंचुरी ईयर हो जाएगा। लेकिन 1700 आपका लीप सेंचुरी नहीं होगा। क्लियर? तो हमने इतना छोटा सा डिस्कशन किया, ये सभी आपके सामने है। आप प्रॉपर नोट्स बनाते हुए चलना, ताकि आपको इसको रिवाइज करने की जरूरत पड़े तो आप अपने नोट्स को देख के रिवाइज कर सकते हो। और अपने हाथ से लिखा हुआ ना हमारे दिमाग में लॉन्ग टर्म तक
छप जाता है अच्छे से। तो इस चीज को आप सभी को ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखते हैं। अब इसी पे आपके सामने मान लो हमने एक क्वेश्चन रख दिया, इतनी बात तो आपको समझ में आई। अब ये इतना आसान सा क्वेश्चन पूछ गया, अभी इसी लीप ईयर पे आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसा पूछेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लीप ईयर, निम्नलिखित में से कौन सा लीप ईयर है। आप आसानी से बता सकते हो कौन सा लीप ईयर है। तो आपको बताया था जो साल 4 से डिवाइड हो जाए वो आपका लीप ईयर। 82 नहीं होगा 4 से डिवाइड, नहीं। ये तो सेंचुरी, वैसे भी नहीं होगा। 1800 वैसे भी नहीं होगा। तो हमारा लीप ईयर क्या हो जाएगा, 1992। अब 92 को 4 से डिवाइड करोगे, आसानी से डिविजिबल है, तो हमारा ये आपका लीप सेंचुरी ईयर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, फाइंड ऑड वन आउट। अब हमें इसमें से एक ऑड वन आउट बताना है, कौन सा सबसे अलग है, विषम कौन सा है। तो आप क्या चेक करोगे, हम देख लेते हैं। 72 4 से डिवाइड हो जाएगा, ये लीप ईयर हो जाएगा। 62 4 से डिवाइड होगा, 4 1 जा 4, कितना बचेगा 22, 22 4 से डिविजिबल नहीं होता है। 72 भी आपका 4 से डिवाइड हो जाएगा और ये भी आपका 400 से डिविजिबल है। तो सबसे ज्यादा ऑड वन कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर 1562 आपका सबसे ज्यादा ऑड हो जाएगा, क्योंकि ये लीप ईयर नहीं है, बाकी सारे ही आपके लीप सेंचुरी ईयर है और लीप ईयर है, ठीक है। लीप ईयर हमें फाइंड आउट करने के लिए 4 से डिवाइड करना है। अगर कोई सेंचुरी है, 00 है, तो उसको हमें 400 से डिवाइड करके चेक करना होता है। इतनी बात क्लियर हुई होगी। बहुत डिटेल में बताए, जिसको कैलेंडर का बिल्कुल नहीं पता होगा ना, एकदम गड्ढे में जाके भी पढ़ने की कोशिश करेगा तो भी उसको ये चैप्टर आसानी से समझ में आ जाने वाला है। बस आप इसको ध्यान से सुनते रहना, सेशन के एंड तक सारी चीजें सीखते रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने क्या आया, अब यहीं से हर क्वेश्चन की हेल्प से हम कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करेंगे। हमारा मेन मोटिव सवालों को सॉल्व करना नहीं है, इन्हीं सवालों से कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करना है। क्वेश्चन में पूछा गया है, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ ईयर इट टेक फॉर अ लीप ईयर टू अराइव। लीप वर्ष आने में अधिकतम कितने वर्ष लगते हैं। आप सभी ने सुना होगा क्या कि जो भी आपका लीप ईयर आता है वो हर 4 साल बाद आ जाता है। सुना होगा कि हर 4 साल बाद हमारा लीप ईयर आता है, ठीक है। लेकिन आप मुझे बताओ, हर 4 साल बाद आपका लीप ईयर आया, अगर हम इसी 2000 सेंचुरी की बात करें तो सबसे पहले जो आपका लीप ईयर आया होगा वो 2004, फिर 2008, फिर 12, 16, 20, 24, 28, 32, 2032, ऐसे आप कैलकुलेट कर लेना। 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 2060, 64, 66, 70, 66 नहीं, 64 के बाद 4 68 हो जाएगा ना यहाँ पर। 68, 72, then 76, 80, 84, 2088, then 2092 और दूसरा 96। अब फिर उसके बाद आ जाएगा कितना, 2100 हो जाएगा। आप मुझे बताओ क्या ये 2100 आपका लीप ईयर कहलाएगा, क्या आपका ये 2100 लीप ईयर कहलाएगा। तो हम बोलेंगे नहीं, ये 2100 लीप ईयर नहीं कहलाता है। क्यों नहीं कहलाता है, क्योंकि जब इसको आप 400 से डिवाइड करोगे तो ये डिवाइड नहीं हो रहा है, ठीक। तो हमने क्या देखा, यहाँ पर तो हर 4-4 साल के बाद मैम आपने बोल दिया कि हर 4-4 साल बाद आपका लीप ईयर आ रहा है, लेकिन आप खुद देखो 2096 के बाद जो 2100 साल आएगा 4 साल बाद, वो लीप ईयर नहीं आएगा। जब 2104 आएगा ना तो आपका ये लीप ईयर आएगा। अब 1996 से लेकर 2104 तक कितने साल हो गए, 8 साल हो गए। तो आपका लीप ईयर मैक्सिमम कितने सालों बाद आ सकता है, तो वो है हमारा करेक्ट आंसर, 8 ईयर बाद हमारा आ सकता है। जब भी आपकी सेंचुरी बदलती है तो आपके 8 साल बाद लीप ईयर आता है। आई रिपीट माई वर्ड्स, जब भी आपकी सेंचुरी चेंज होती है, जब भी आपकी कोई शताब्दी आती है, चेंज होती है, शताब्दी चेंज होती है, सेंचुरी चेंज होता है, तो जो हमारा लीप ईयर होता है वो 8 साल बाद देखा जाता है।
ठीक है। जब स्टार्टिंग में कैलेंडर बना होगा ना, तो जो 96 साल होगा वो आपका लीप ईयर होगा, और उसके बाद जो नेक्स्ट लीप ईयर आएगा वो 8 साल बाद आएगा। 100 जो है वो आपका लीप ईयर नहीं है। 96 के बाद आपका 104 जब होगा तो वो आपका लीप ईयर कंसीडर किया जाएगा। क्लियर होती है इतनी बात आप सभी को? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 8 साल बाद। मैक्सिमम कितने सालों बाद आता है? तो 8 साल। मिनिमम कितने सालों बाद आता है? तो 4 साल बाद। आपका मिनिमम 4 साल बाद, मैक्सिमम 8 साल बाद हम लीप ईयर को देखते हैं। यहाँ से दूसरा कॉन्सेप्ट क्लियर है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं आपका अब देखो ऐसा क्यों होता है। सबसे पहले हमने ये देखा यहाँ पर कि आपका पहला लीप ईयर 4, 8, 12, 16, 20, ठीक। फिर आपका 24, 28, 32, 36, 40, फिर 44, 48, 52, 56, 60, 64, 68, 72, 76 और 80, 84, 88, 92 और 96 और फिर हमारा ये 100 आया होगा। हमने यहाँ पर क्या देखा कि आपके हर 4 साल बाद लीप ईयर आया रहा है। लेकिन आप ये बताओ, क्या आपका जो ये 100वां साल है, एक सेंचुरी है ना, अगर हम इस 100 साल को 400 से डिवाइड करते हैं, अगर हम इस 100 साल को 400 से डिवाइड करते हैं तो ये डिवाइड है? नहीं है। तो क्या जो हमारा ये 100वां साल है ये लीप ईयर होगा? बिल्कुल नहीं होगा लीप ईयर। तो किसी भी 100 साल के अंदर कितने लीप ईयर आ सकते हैं? किसी भी 100 साल के अंदर कितने लीप ईयर आ सकते हैं स्टूडेंट? तो हमने क्या देखा? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24। हमारे पास 24 ही लीप ईयर आए हैं। हमारे पास 24 ही लीप ईयर आए हैं। यहाँ तक की चीज अगर आप सभी को क्लियर हुई है तो एक बार आप सभी कमेंट में एक्सप्लेन करेंगे। अब हम ये देखते हैं कि जो आपका लीप ईयर होता है वो किसकी वजह से आता है। जो आपकी ये लीप ईयर में चेंजेस देखे जा रहे हैं, तो जो हमारा लीप ईयर चेंज होता है वो करता है अर्थ की रेवोल्यूशन। जो अर्थ अपने सूरज के चारों ओर जब चक्कर लगाती है ना, उसकी वजह से हमारा लीप ईयर पे इफेक्ट आता है। कैसे? ध्यान से सुनना। जब भी आपका एक रेवोल्यूशन, जब आपकी पृथ्वी पूरे सूरज का एक राउंड कंप्लीट कर लेती है, तो उस पूरे सूरज के एक राउंड को कंप्लीट करने में टोटल कितना समय लगता है? हमारा जो कैलेंडर है अर्थ के रेवोल्यूशन की वजह से बदलती है, और जो दिन और रात होता है वो किसकी वजह से चेंज होता है? हमारे रोटेशन की वजह से चेंज होता है। ठीक, तो हमने क्या देखा कि एक रेवोल्यूशन को कंप्लीट करने में हमें टोटल वक्त लगता है 365 डेज, 5 आवर्स, 48 मिनट और 49 सेकंड। इतना पूरा एक रेवोल्यूशन को कंप्लीट होने में हमारा वक्त लगता है। ठीक है, जो हम ये बोल रहे हैं ना हर 4 साल बाद हमारा लीप ईयर क्यों आता है, और लीप ईयर हमने एक दिन क्यों बढ़ा देता है। एक लीप ईयर में 365 तो आपके नॉर्मल डेज हैं, लेकिन 366 वो एक दिन क्यों बढ़ा है, उसके पीछे का रीजन हमारा जानना जरूरी हो जाता है। एक रेवोल्यूशन को कंप्लीट होने में टोटल 365 डेज, 5 घंटे, 48 मिनट, 49 सेकेंड लगते हैं। तो पूरा साल, अब आप ये बताना, क्या हम इस चीज को ये मान सकते हैं कि इस चीज को पूरा कंप्लीट होने में अप्रोक्स 6 आवर्स हो गए, लगभग 6 घंटे हो गए, ये बोला जा सकता है। फिर एक साल खत्म हुआ, दूसरे साल की बात आ गई। जब दूसरा साल शुरू हुआ तो दूसरे साल में भी तो आपका यही लगेगा ना, 365 डेज और अप्रोक्स 6 आवर्स। तीसरा साल शुरू होगा, फिर से आपका 365 डेज और अप्रोक्स 6 इयर्स। फिर चौथा साल आपका शुरू होगा, फिर से 365 डेज और हमारा फिर से 6 इयर्स हो जाएगा। अब आप बताओ
6 साल 6 साल 6 साल 6 साल, मतलब सॉरी 6 घंटे 6 घंटे 6 घंटे 6 घंटे, 6 घंटे, ये 4 बार मिलके आपके टोटल कितने घंटे बना दे रहे हैं? 24 घंटे बना दे रहे हैं। और 24 घंटे किसके बराबर होता है? हमारा एक दिन के बराबर होता है। यही वो रीजन है जिसकी वजह से आपके 4 साल बाद एक दिन बढ़ जाता है, जिसको हमने फरवरी में जोड़ा हुआ है, 29 फरवरी। बात समझ में आई? क्यों ऐसा किया गया है? रिपीट करते हैं वापस से। जो आपका अर्थ, ये है सूर्य, ये है आपकी अर्थ। अब ये अर्थ ऐसे ऐसे पूरा 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 चक्कर लगा रही है, चक्कर लगा रही है, चक्कर लगा रही है। जब ये पूरा चक्कर कंप्लीट करती है तो इस पूरे राउंड को कंप्लीट करने में उसको टोटल वक्त कितना लगता है? 365 डेज 5 आवर्स 48 मिनट 49 सेकंड का समय लगता है। तो हमने ये देखा, जो ये 5 घंटे 48 मिनट 49 सेकंड है, इसको हम अप्रॉक्स ले ले कि लगभग 6 घंटे ले रहा है वो एक्स्ट्रा जो टाइम है। ऐसे एक साल 6 घंटे हुआ, फिर दूसरे साल भी 6 घंटे हुआ, तीसरी साल भी 6 घंटे हुआ, और चौथे साल भी आपका 6 घंटे हो गए। तो 6 घंटे को जोड़ के हमारे पास टोटल 24 घंटे हो गए, और 24 घंटे आपके एक दिन को बनाता है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर आसानी से बोल सकते हैं, अब हमें लॉजिक समझ में आया कि जो वो 1 घंटा होता है वो क्यों बढ़ा है। ठीक, इसलिए लीप ईयर में हमारे पास 366 डेज माने जाते हैं। क्लियर? यहाँ पर किसी को डाउट? आई होप नहीं आया होगा। अब आगे देख लो, इसी चीज को हम देखते हैं कि हमने ये देखा। अब आप, एक क्वेश्चन है आप सभी से, आप मुझे बताना, ये है आपका ईयर और इसमें कितने लीप ईयर आने हैं आप मुझे बताओ। 5 साल के अंदर कितने लीप ईयर, 10 साल के अंदर, फिर 15 साल के अंदर, फिर 25 साल के अंदर, फिर 50 साल के अंदर, ऐसे ही 75 साल के अंदर, और फिर 100 साल के अंदर टोटल कितने लीप ईयर हो जाएंगे। आप इस चीज को एक बार कैलकुलेट करके बताओ कि टोटल कितने लीप ईयर माने जाएंगे। देखो यहाँ पर टोटल लीप ईयर कितने होते हैं। 5 साल के अंदर हमारे पास लीप ईयर कितना आएगा? 1। कैसे निकाल दिया मैम? लीप ईयर फाइंड आउट करने के लिए जो भी नंबर है उसको 4 से डिवाइड करो। ठीक, जैसे कि मैंने इस 5 को 4 से डिवाइड किया तो 4 1 जा 4। जो क्वेश्चन होता है कितनी बार में ये जा रहा है कंप्लीट, तो 1 बचा, तो ये एक आपका लीप ईयर हो जाएगा। 10 साल के अंदर आपके 2 लीप ईयर, 15 साल के अंदर आपके कितने लीप ईयर हो जाएंगे? 3। देखो 15 को कैसे, 15 को अगर आप 4 से डिवाइड करते हो तो 4 3 जा 12 होता है, तो ये 3 बचा, तो यही आपका लीप ईयर हो जाएगा। अब 25 को अगर हम करते हैं तो हमारे पास कितने लीप ईयर आ जाएंगे? 6 लीप ईयर आ जाएंगे। ऐसे ही 50 को अगर आप 4 से डिवाइड करते हो, 50 को अगर आप 4 से डिवाइड करते हो तो 4 1 जा 4 बचा 10, 4 2 जा कितने लीप ईयर आ जाएंगे? 12 लीप ईयर आ जाएंगे। अब यहाँ पर अगर आप 100 को 4 से डिवाइड करते हो तो आपको क्या दिख रहा है? क्या 25 लीप ईयर आ जाएंगे? ये बात सही है क्या? क्या हमारे पास 100 साल में 25 लीप ईयर आ जाएंगे? तो आपको थोड़ा सा हिंट में पहले ही दे चुकी थी। 25 लीप ईयर हमारे पास नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि जो ये साल है ना, 96 के बाद आपका लीप ईयर आया ही नहीं होगा। ये सेंचुरी है, इसमें आपके पास सिर्फ 24 लीप ईयर ही होंगे। यहां पर आपके पास सिर्फ 24 लीप ईयर ही प्रेजेंट होंगे। क्लियर हुआ? कैसे 24 लीप ईयर? अभी मैंने ये जो आपके सामने नंबरिंग लिखी है ना, 96 के बाद जो 100वां साल है वो आपका लीप ईयर नहीं है। और हमने क्या यहाँ पर देखा कि इन 100 साल के अंदर, इस 100 साल के अंदर कितने लीप ईयर आएंगे? तो सिर्फ 24 लीप ईयर आएंगे। गलती से भी आप 25 नहीं कर देना, क्योंकि जो 100वां साल है, अभी 100 साल को आप 400 से डिवाइड करके देखोगे, ना कि 4 से, क्योंकि 400 ये आपका सेंचुरी है, तो सेंचुरी को हमें 400 से डिवाइड करके देखना पड़ता है, तो हम वहां पर लीप ईयर को आइडेंटिफाई कर पाते हैं। क्लियर होती है यहाँ तक की बातें सभी को? कोई भी डाउट आए, 1% भी डाउट आए ना, तो आप कमेंट में तुरंत लिखना।
ठीक है। तो यहाँ पर 100 को जब हम 400 से डिवाइड करेंगे तो ये नहीं डिवाइड हो रहा है, दैट्स मीन्स ये वाला साल हमारा लीप ईयर नहीं है। तो सिर्फ 100 साल के अंदर हमारे पास 24 लीप ईयर निकल के आए। ठीक, 24 लीप ईयर निकल के आए। इसी तरीके से अगर मैं आपसे पूछूं कि 100 साल में कितने लीप ईयर, तो ये तो आप बता दोगे कि 24 लीप ईयर आए हैं। ठीक, फिर आपसे पूछ लिया जाए बताओ 200 साल में कितने लीप ईयर आएंगे, तो आप कहोगे पहले भी 200 साल में आपका ये 100 साल, तो 24 आपका ये हो जाएगा, 24 आपका ये हुआ और 24 आपका ये हुआ, टोटल 48 लीप ईयर आ जाएंगे, 48 लीप ईयर हो जाएंगे। ठीक, 300 साल में पूछा जाए तो आप कहोगे कि मैम 24 फिर 200 साल का 24 फिर तीसरे साल का 24, हमारे पास 72 लीप ईयर हो जाएंगे। लेकिन 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 जो 400वां साल होगा, अब 400 में पहले साल में 24, दूसरे साल में 24, तीसरे साल में 24 और चौथे साल में कितना हो जाएगा हमारे पास 90। इस 24 की जगह हमारे पास 25 हो जाएगा। क्यों 25 हो जाएगा? क्योंकि जो 400 साल है ना, ये 400वां साल जो है, इसको अगर आप 400 से डिवाइड करते हो तो ये पूरा पूरा डिवाइड होता है, जिसकी वजह से चौथे साल में 24 की बजाय हमारे पास 25 लीप ईयर आते हैं। तो जो पहला आपका सेंचुरी लीप ईयर आया होगा वो 400 सालों में आया होगा। जब स्टार्टिंग में कैलेंडर आपका बना होगा ना, तो जो पहला लीप सेंचुरी ईयर आया होगा वो 400 साल के बाद आया होगा। तो यहाँ पर हमारे पास टोटल 400 सालों में कितने हो जाएंगे 97 लीप ईयर हो जाएंगे। यहां तक किसी को समस्या, कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं? आगे आगे देखिए क्या है हमारे पास। तो हमने ये देखा कि साल में कभी भी हमें लीप ईयर फाइंड आउट करना हो तो हमें उसको 4 से डिवाइड करना होता है। जो हमारा क्वेश्चन होता है, जितने बार में वो भाग जा रहा है, वही हमारे टोटल लीप ईयर निकल के आते हैं। लेकिन जो आपका 100वां साल है, 100 साल के अंदर हमारे पास सिर्फ 24 लीप ईयर होते हैं। 100वां साल आपका लीप ईयर नहीं माना जाता है। रीजन, क्योंकि वो 400 से डिवाइड नहीं हो रहा है। ठीक है, इसी तरीके से हमने इन सेंचुरीज में देख लिया कि हमारे पास टोटल कितने कितने लीप ईयर होंगे। किसी को यहाँ तक कोई डाउट है तो आप मेंशन कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप इसको आप ऐसे भी कह सकते हो कि कितने सेंचुरी हैं। इसको आप ये 100 साल को हम ये भी तो बोल सकते हैं 100 साल में, 100 साल को ये आपकी फर्स्ट सेंचुरी हो गई, 200 साल आपकी सेकेंड सेंचुरी हो गई, ये आपकी थर्ड सेंचुरी हो गई और ये आपकी फोर्थ सेंचुरी हो गई। ठीक, कोई समस्या? नेक्स्ट स्लाइड पे चले। चलिए तो फिर अब आपके सामने क्वेश्चन आया, हाउ मेनी टोटल लीप ईयर आर देयर इन 2024? आंसर जरा कैलकुलेट करो। 2022 साल तक टोटल लीप ईयर पूछा हुआ है स्टूडेंट की। 2022 स्टार्टिंग से जब से कैलेंडर बना होगा अभी तक हमारे पास टोटल कितने लीप ईयर आ गए होंगे? स्टार्टिंग वाले कैलेंडर से लेके हमें आज तक का देखना है, 2022 आज तक का नहीं, सिर्फ 2022 तक का देखना है कि टोटल कितने लीप ईयर आ गए होंगे। तो अब आप इसको कैसे निकालोगे? बताओ कितना आ रहा है आप सभी का आंसर। यहाँ पर इस 400 सालों के अंदर 222 के अंदर हम इसको कैसे ब्रेक कर सकते हैं? 400 इंटू 5 2000 हो जाएगा और प्लस 22 साल, ये हो गया। अब 400 इंटू 5 इंटू प्लस 222 साल। अब देखो 400 के अंदर आपके कितने लीप ईयर हो जाएंगे हमारे पास? आपके टोटल ये पूरा 2000 हो गया। 400 के अंदर यहाँ पर 22 साल में हमारे पास टोटल लीप ईयर कितने आए हैं? तो 22 साल के अंदर हमारे पास 5 लीप ईयर हो गए। ठीक, और यहां पर ऐसे करो, रुको, देखो यहां पर इस चीज को ना ऐसे करो। 400 साल में आपके पास 97 लीप ईयर हो गए। ठीक, और 22 सालों में आपके पास टोटल 5 लीप ईयर हो गए। 7 5 जा 35, 5 7 जा 35, 5 9 जा 45 और 3 कितना हो गया? 40 47 48 ये, और यहाँ पर
5 लीप ईयर है ये, तो टोटल हमारे पास कितने लीप ईयर हो जाएंगे? 485 प्लस 5 490 लीप ईयर आएंगे। 490 आपके टोटल लीप ईयर हो जाएंगे जब से कैलेंडर स्टार्टिंग से बना होगा। जब से हमने इसी को ब्रेक किया 2000 4000 इंटू 5 मतलब 2000 में हमने इसको ब्रेक कर लिया, 4 5 जो 20 हो गया, 4000 में हमने ब्रेक किया। अब 400 साल में हमें क्या पता चला? 95 लीप ईयर, 5 लीप ईयर इसके हो गए। 22 साल के अंदर हमने देखा 22 को 4 से डिवाइड करोगे तो आपके पास 5 बार में जाएगा, 5 लीप ईयर हो जाएंगे। 485 ये हो गए, 5 ये हो गए, टोटल हमारे पास 490 लीप ईयर मिल जाएंगे इन सालों तक। ठीक है, 2022 तक हमारे पास टोटल 95 लीप ईयर 490 लीप ईयर मिल जाएंगे। ठीक, मूविंग ऑन द नेक्स्ट। आप इसका आंसर बताओ, क्या ये पॉइंट तो आप सभी का आंसर आ गया होगा क्या कि हाउ मैनी लीप ईयर आर देयर इन 10 ईयर? 10 साल में हमारे पास कितने लीप ईयर आ जाएंगे? तो आंसर क्या हो जाएगा? 2। बात यही खत्म नहीं होती। क्या हर 10-10 साल का अगर आप गैप देखोगे तो क्या 2 ही लीप ईयर आएंगे? आप मुझे बताना जरा। यहाँ पर 2003 से लेकर 2013 तक कितने लीप ईयर हुए? इसी तरीके से 2003 से लेकर 2013 तक कितने लीप ईयर हुए? फिर आप बता दो 2005 से लेकर 2015 तक के कितने लीप ईयर हुए? फिर आप मुझे बताना 1897 से लेकर 1907 तक। अभी भी तो ये 10-10 साल है, तो क्या इन हर 10-10 साल में सिर्फ 2 ही लीप ईयर आने वाला है? अभी भी तो हमारे पास 10-10 साल है, तो क्या अभी भी इन 10 सालों के बीच में हमारे पास 2-2 ही लीप ईयर आएंगे? तो हमारा आंसर होगा नहीं मैम। क्यों नहीं मैम? तो देखते हैं, देखो 10 साल 2003 से 2013 तक कितना लीप ईयर? 2003 के बाद आपका जो 2004 लीप ईयर होगा, फिर 2008 लीप ईयर होगा और 2012 लीप ईयर होगा। तो टोटल कितने लीप ईयर आए? 3 लीप ईयर आए हमारे यहाँ पर। ठीक, यहाँ पर देखो ये भी तो 10 साल है, लेकिन इस 10 सालों के अंदर 2005 के बाद पहला लीप ईयर क्या? 2008 और 2015 मतलब 2012। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हमारे पास टोटल कितने लीप ईयर आए हैं? सिर्फ 2 लीप ईयर आए। चलो, यहाँ तक किसी को कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम नहीं? अब ये भी तो 10 साल है, 1897 से लेकर 1907 तक, ये भी आपके लीप ईयर। अब देखो जो आपका 97 के बाद 1900 तो लीप ईयर नहीं होगा, तो यहाँ पर सीधे 1904वां लीप ईयर होगा। तो यहाँ पर हमारा कितने लीप ईयर आएगा? सिर्फ 1 लीप ईयर आएगा। यहाँ पर आपके 3 लीप ईयर बन रहे हैं 10 साल। ये भी आपके 10 साल है, ये भी आपके 10 साल है और ये भी आपके 10 साल की ही बात हो रही है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि हर 10-10 साल में आपके 2 ही लीप ईयर होते हैं। सिर्फ 10 साल में कितने लीप ईयर होंगे? तो इसी 10 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 2 जा 8 और ये हमारा लीप ईयर हो गया। तो इससे तो हमारा आंसर 2 आया। लेकिन 2003 से 13 तक देखेंगे तो हमारे पास 3 लीप ईयर मिलेंगे। 2005 से 15 तक देखेंगे तो हमारे पास 2 लीप ईयर मिलेंगे और 1897 से लेकर 1907 तक देखेंगे तो हमारे पास 1 लीप ईयर मिलेगा। क्लियर? किसी को कोई डाउट? मूव करें। चलो, तो अब आप मुझे बताओ, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, हाउ मैनी क्या है? हाउ मैनी टाइम्स 29th डेट कम्स इन 400 ईयर? 400 सालों में 29 डेट कितनी बार आता है? आप सभी सोच रहे होगे 97 आंसर बता रहे होगे, है ना? लेकिन क्या 29 तारीख बोला जा रहा है? 29 फरवरी की बात नहीं हो रही है। 29 तारीख तो आपके हर महीने में आता है ना। तो एक साल के अंदर जो 29 डेट है वो 29 डेट कितनी बार आती है? 11 बार आती है। वैसे एक फरवरी में तो 29 नहीं आएंगी, लेकिन 12 महीने में आपका एक एक दिन हो जाएगा 11 दिन। 400 सालों के अंदर पूछा है, तो देखो 400 सालों के अंदर भी तो ये 11 बार हो जाएगा। ठीक, टोटल हमारे पास 400 तो ये हो गए। तो क्या 400 आया? नहीं, हर साल एक एक साल लीप ईयर भी तो आया होगा। ध्यान से सुनना, कंफ्यूज नहीं होना, ध्यान से सुनो।
29 तारीख आपके हर महीने आती है, ऐसी हमारे पास 12 महीने हो गए हैं। अब 12 महीने में 29 तारीख जो आपके सामने आ रही है, उसमें से सिर्फ एक ही महीने में तो 29 तारीख नहीं आएगी, जो फरवरी का साल है, नॉर्मल ईयर अगर हम लेते हैं, तो एक साल में आपका टोटल कितने आपके 29 तारीख आई, 11 बार आई। ठीक, तो ऐसी 400 सालों में अगर हम देखें तो इन 400 सालों में भी तो आपके 11 गुना आपके आएगा, तो 400 इंटू 11 हमारे पास 4400 बार 400 सालों तक 29 तारीख आ चुकी है। लेकिन फरवरी के भी तो दिन, जब इन 400 साल के अंदर हमारे पास लीप ईयर आया होगा हर साल, तो फरवरी वाले साल में 12, मतलब जहां जहां पर ये 11 है, 11 की जगह कोई तो ऐसा साल होगा जहां पर 12 सालों में, 12 महीनों में लीप ईयर आया होगा। नहीं समझे, ये कहना चाह रही हूं। ये तो हमारे 44 नॉर्मल हो गए। अब 100वें साल में लीप ईयर नहीं आया होगा, 400 साल की बात हो रही है ना, तो 100 साल के अंदर 24 बार लीप ईयर आया होगा। फिर दूसरे 200 साल के अंदर 24 बार लीप ईयर आया होगा। लीप ईयर का मतलब क्या हो गया, 29 फरवरी आई होगी, है ना। फिर 300 साल के अंदर फिर से 24 लीप ईयर आया होगा, और 400 साल के अंदर हमारे पास टोटल 97 लीप ईयर आते हैं, तो 29 फरवरी उसमें भी आई होगी। तो इसी में 29, जो ये 400 साल के अंदर लीप ईयर है, इसको भी तो जोड़ोगे 29 तारीख का, और कितना आता है इस 29 लीप ईयर में, हमारे पास टोटल 97 लीप ईयर आते हैं। अभी हमने ये कैलकुलेट भी किया था, इस वाले पॉइंट से देखोगे अगर आप, तो यहाँ पर आपने देखा था 400 साल के अंदर हमारे पास 97 लीप ईयर मिल रहे होते हैं, जिसके हिसाब से हमारे पास जो ये क्वेश्चन का आंसर है, 400 साल तो ये हो गई, इसमें 97, दैट्स मींस 4497 आपके इतने टोटल 29 की डेट आई होगी। लेकिन यहाँ पर हाउ मेनी टाइम्स 29 फैब कम इन 400 ईयर, 400 साल में 29 फैब कितनी बार आया होगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा 97 टाइम। लेकिन 29 डेट कितनी बार आई होगी, उसका आंसर हो जाएगा 4497। ठीक है, मूव करें, चलो। तो नेक्स्ट है आपका, हाउ मेनी टाइम्स 30 डेट कम्स इन 400 ईयर, 400 साल में 30 तारीख कितनी बार आती है, तो आपने क्या कहा, 30 तारीख तो 400 सालों के अंदर, एक साल में अगर देखें तो 30 साल आपके 12 बार आते हैं, 12 टाइम्स आते हैं। 30 वाली डेट तो आपकी नहीं, 11 बार ही होगा ना, 29 फरवरी में तो नहीं होता। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि 11 टाइम्स होते हैं, तो 30 तारीख 400 साल में कितना हो जाएगा, तो 4400 टाइम्स हो जाएगा। जो ये 30 तारीख है 4400 टाइम्स आती है, इसका ये करेक्ट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्या पूछा है, हाउ मेनी टाइम्स 31st डेट कम इन 400 ईयर, 31st वाली डेट आपके 400 सालों में कितनी बार आती है, ये पूछा गया है यहाँ पर। तो यहाँ पर एक साल में, अब देखो 31 महीना, ये वाला यूनिवर्सल मेथड सबको पता है, जो ऊपर है वो 31 वाला होता है, और जो नीचे है वो 30 महीने वाला रिप्रेजेंट करता है। तो जनवरी 31, फरवरी नीचे हो गया, तो फरवरी आपका कौन सा, कम का हो गया। फिर ये ऊपर है, ऊपर की तरफ उठा हुआ है, तो मार्च, फिर अप्रैल नीचे, मई ऊपर, जून नीचे, जुलाई ऊपर, अगस्त ऊपर, सितंबर नीचे, अक्टूबर ऊपर, नवंबर नीचे, दिसंबर ऊपर। तो जनवरी, मार्च, मई, जून, जून तो छोड़ो, जुलाई, फिर अगस्त, अगस्त के बाद सितंबर नहीं, अक्टूबर, नवंबर छोड़ो, दिसंबर। तो एक साल में 1 ईयर में 31 कितनी बार आते हैं, 7 टाइम आता है। तो आपसे पूछा गया है 400 सालों में कितनी बार हो जाएगा, 400 सालों में कितनी बार हो जाएगा, तो 400 इंटू 7 कर देंगे, तो जो 31 तारीख है वो 2800 टाइम्स आएगी, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। ये बहुत ही बेसिक चीजें हैं आपके सामने, इसी से हमारे आगे के क्वेश्चन सॉल्व होंगे। अब हम स्टूडेंट बात करते हैं अपने ऑड डेज की। अब हम किसकी बात करते हैं, अपने ऑड डेज की। ऑड डे का मतलब हमारा यहाँ पर क्या है, विषम दिन। और विषम दिन कैलकुलेट करने के लिए आपको कुछ नहीं करना होता है, सिर्फ हमें डेज को डिवाइड कर देना होता है 7, और जो आपका रिमाइंडर बचता है,
वो हमारा ऑड डे कहलाता है। ऑड डे मतलब विषम संख्या, और विषम संख्या कैसे? मल्टीपल ऑफ 7, 7 के मल्टीपल के अलावा जो दिन बचते हैं वो आपके ऑड डे कहलाते हैं। 7 के मल्टीपल के अलावा जो दिन बचते हैं वो आपके ऑड डे कहलाते हैं। पूरे ही कैलेंडर में सिर्फ ऑड डे का खेल है। ऑड डे नहीं समझ में आया तो क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही डिफिकल्ट हो जाने वाला है। ठीक है, क्या बोला मैंने? 7 के मल्टीपल के अलावा, मल्टीपल ऑफ 7, आफ्टर मल्टीपल ऑफ 7, 7 के मल्टीपल के अलावा जो आपका रिमाइंडर है वो हमारा ऑड डे है, विषम दिन है। ठीक, जैसे अगर आपसे पूछ लिया जाए बताओ 10 दिनों में कितने ऑड डे, तो 10 को 7 से डिवाइड करेंगे, 10 को 7 से डिवाइड करेंगे, 7 1 जा 7, रिमाइंडर कितना बचेगा? 3, और यही 3 हमारे ऑड डे हो जाएंगे। ऐसे 17 दिनों में कितने ऑड डे? तो 7 2 जा 14, रिमाइंडर कितना बचा हमारे पास? 3, तो फिर से हमारे पास 3 ऑड डे। 22 दिनों में कितने ऑड डे? तो 22 को अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा हमारे पास? 1, तो 22 दिनों में हमारे पास 1 ऑड डे आया। 7 से डिवाइड करने के बाद जो आपका रिमाइंडर बचता है वो आपका विषम दिन कहलाता है, ऑड डेज कहलाता है। ठीक, इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर जाने, इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर आपसे जाने तो आप ये कह सकते हैं कि जो भी आपका एक नॉर्मल ईयर होता है, नॉर्मल ईयर में हमारे पास 365 डेज होते हैं। तो इस नॉर्मल ईयर में ऑड डे कितने हो जाएंगे, एक्स्ट्रा दिन कितने हो जाएंगे? तो हम इसको 7 से डिवाइड करेंगे, 7 5 जा 35, बचा 15, 7 2 जा 14, रिमाइंडर बचता है 1। तो जो ये 1 है इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 52 तो टोटल कंप्लीट वीक आते हैं, 52 हफ्ते हो गए, और इस 52 हफ्तों के अलावा एक दिन आपका एक्स्ट्रा दिन बचेगा, 1 आपका ऑड डे बचेगा। क्लियर? इसी के साथ साथ अगर हम लीप ईयर में पूछे कि लीप ईयर में आपके कितने ऑड डेज आते हैं, तो आप कहोगे कि 366 को हमेशा ऑड डे निकालने के लिए आपको बात को दिमाग में बिठा लीजिए कि आपको सिर्फ 7 से डिवाइड करना है, जो रिमाइंडर बचता है वो आपके ऑड डे कहलाते हैं। ठीक, 366 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 5 जा 35, 16, 7 2 जा 14, रिमाइंडर बचता है हमारा यहाँ पे 2। हम क्या बोल सकते हैं कि टोटल तो पूरे पूरे हफ्ते, मतलब संडे टू संडे लेके टोटल हमारा 52 तो हफ्ते हो गए, और इस 52 हफ्तों में कितना एक्स्ट्रा डे निकल के आया? 2 हमारा ऑड डे निकल के आया है, और यहाँ पर 1 हमारा ऑड डे निकल के आया है। तो यहाँ से हम क्या बात बोल सकते हैं? कोई भी अगर साल आपका नॉर्मल ईयर है तो वहां पर 1 ऑड डे आता है, कोई भी साल अगर लीप ईयर है तो वहां पर हमारे पास 2 ऑड डे मिल रहे होते हैं। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना है, आगे क्वेश्चंस में इनका यूज होगा। लीप ईयर में हमारे 2 ऑड डे, नॉर्मल ईयर, ऑर्डिनरी ईयर या फिर नॉर्मल ईयर ले तो हमारा वहां पर 1 ऑड डे आता है। यहां तक की बात क्लियर? आगे देखो, इसी तरीके से अगर हम किसी पर्टिकुलर मंथ के ऑड डे कैलकुलेट करें, महीने में किसी का भी मंथ ले लो, और मंथ में कौन कौन सी डेट होती हैं आप सभी को पता है? या तो 28 तारीख होगी किसी महीने में, या 29 तारीख होगी किसी महीने में, या 30 तारीख होगी किसी महीने में, या तो 31 तारीख होगी। इसके अलावा तो कोई मंथ के डेट नहीं होते हैं, या तो 28। अब 28 को 7 से डिवाइड करते हो तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा ना, 28 7 जा मतलब 7 4 जा 28, तो यहाँ पर हमारे पास 0 ऑड डे। तो जिस भी महीने में 28 दिन होते हैं वहां पर हमारा ऑड डे निकल के आता है 0। जिस भी महीने में 29 दिन होते हैं वहां पर ऑड डे निकल के आता है हमारे पास 1। ठीक, 29 को अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 4 जा 28, 29 में से 28 को लेस किया तो हमारे पास बचता है 1। ठीक है, आगे देखो, जिस भी महीने में 30 तारीख होता है हमारे पास ऑड डे आता है 2, और जिस भी महीने में 31 तारीख होते हैं हमारे पास ऑड डे आता है कितना? 3। ठीक, यहां से ये ऑड डे की बात समझ में आई। चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं हम। यहां पर आपसे पूछा गया है, इफ अ वीक, अगर हमारा मान लो कोई हफ्ता 7 दिन का नहीं है, इस बार हमने ले लिया कि
कि एक हफ्ते को माना गया है 8 दिन का एक हफ्ता माना गया है या 15 दिन का एक हफ्ता माना गया है। किसी एक हफ्ते का देखो नेचुरली तो टाइम पीरियड 7 दिन का होता है, लेकिन क्वेश्चन में यहाँ पर बोल दिया है इफ अ वीक हैव 8 डेज इंस्टेड ऑफ 7 डेज, अगर किसी हफ्ते में 8 दिन है 7 की बजाय 8 दिन है तो उसमें कितने ऑड डे निकल के आ जाएंगे? 366 डेज में कितने ऑड डेज निकल के आ जाएंगे? तो आप इस 366 को 7 से ना डिवाइड करके कितने से डिवाइड करोगे? 8 से। 8 4 जा 32, यहाँ पर हमारे पास रिमाइंडर बचा 46 और 8 5 जा हमारे पास 40, तो रिमाइंडर बचा 6। तो हमारे पास यहाँ पर 6 ऑड डे आएंगे, 6 विषम दिन आएंगे। ठीक है, बोल दिया गया जितने का हफ्ता होगा ना 7 दिन का है तो 7 से डिवाइड, 10 दिन का वीक है तो 10 से डिवाइड, 15 दिन का वीक बताया गया है क्वेश्चन तो 15 दिन से डिवाइड। अब देखते हैं इन्हीं ऑड डे का खेल हमारा कैसे होता है, एग्जामिनर हमसे हमारे एग्जाम में कैसे तरीके के क्वेश्चन पूछता है इसी ऑड डे से रिलेटेड। क्या बोल दिया गया? इफ टुडे इज फ्राइडे, अगर आज फ्राइडे है तो आप बता दो 50 दिन बाद कौन सा दिन आएगा? तो क्या आप 7-7 दिन करके ऐसे जोड़ोगे कि आज अगर फ्राइडे है तो 7 दिन बाद कौन सी तारीख हो जाएगी? 11 तारीख है तो 11 के 7 दिन बाद 18, मतलब 18 तारीख को फ्राइडे होगा। फिर ऐसे 7 दिन और जोड़ोगे तो ऐसे तो आपका बहुत ज्यादा टाइम हो जाएगा। फिर हमने ऑड डे का कॉन्सेप्ट ही क्यों सीखा? आप डायरेक्ट इस 50 दिन के ऑड डे कैलकुलेट कर लो, आप डायरेक्ट इस 50 दिन के ऑड डे कैलकुलेट कर लो। तो 50 दिन के ऑड डे कैलकुलेट करने के लिए 7 से डिवाइड करेंगे, 7 7 जा हमारा 49 हो जाएगा। रिमाइंडर कितना बचा? 1, और जो रिमाइंडर होता है वही आपका ऑड डे कहलाता है। तो इन 50 दिनों में हमारे कितना? एक ऑड डे निकल के आया। अगर आज फ्राइडे है तो 50 दिन बाद कौन सा दिन होगा? इसी फ्राइडे में एक जोड़ दोगे तो कौन सा दिन निकल के आएगा? फ्राइडे का अगला दिन सैटरडे, है ना इजी कॉन्सेप्ट। ऑड डे से हमारा क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाता है। ऑड डे निकालने के लिए 7 से डिवाइड, जो रिमाइंडर होता है वो हमारा ऑड डे, 50 दिन बाद कौन सा दिन आएगा आप चेक कर सकते हो, कैलेंडर बिल्कुल वेरीफाई होगा आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर। ठीक है, तो एक ऑड डे आया, अगर आज फ्राइडे है तो आज के 50 दिन बाद आपका सैटरडे होगा। ठीक, मूव करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पर पूछा है इफ टुडे सैटरडे, अगर आज शनिवार है तो आप बता दो 50 दिन बाद इट विल वॉज क्या होगा? ये 50 दिन यहाँ से हटा देना, इट विल बी इतने दिनों बाद, मतलब 15 दिनों बाद क्या होगा? 50 दिनों बाद कौन सा दिन आ जाएगा? 50 वीक बाद कौन सा दिन आ जाएगा? 58 डेज पहले कौन सा दिन होगा? और 43 दिन पहले कौन सा दिन होगा? तो हमें अगर आज सैटरडे है 15 दिन के ऑड डे निकालो, 15 के ऑड डे, तो इस 15 को हम 7 से डिवाइड करेंगे, 7 2 जा 14, रिमाइंडर बचा 1, तो इस क्या हो गया? 1 ऑड डे आया। पहले सबके ऑड डे निकाल लो, दिन हम कैलकुलेट तो कर ही लेंगे किसी भी कीमत पे। 50 का कितने ऑड डे आया था? फिर से हमारा 1 ऑड डे आया था। इसको मैं रब कर देती हूँ ताकि साफ साफ आपको दिखता रहे। ठीक, 15 दिन में हमारा एक ऑड डे, 50 दिनों में हमारे फिर से एक ऑड डे। अब 50 वीक हो गए, 50 हफ्ते हो गए। 50 हफ्ते का मतलब क्या? आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो, 50 और एक वीक में 7 दिन होते हैं, तो 50 हफ्तों में कितने दिन हो जाएंगे? 350, और 350 को 7 से डिवाइड करते हो तो 7 5 जा 35, 0 7 0 जा 0, तो पूरा पूरा डिवाइड हो गया। हमने क्या जाना कि इस 50 हफ्तों में हमारे पास 0 ऑड डे आ जाएगा बच्चों। क्या? 0 ऑड डे आ जाएगा। 58 दिनों में कितना ऑड डे आएगा? 7 8 जा 56, रिमाइंडर बचा हमारे पास 2 ऑड डे आ गया। 43 डेज में कितना ऑड डे आ जाएगा? अब 43 को 7 से डिवाइड करोगे तो 7 6 जा 42, एक रिमाइंडर बचेगा, यहाँ पर एक ऑड डे आ जाएगा। लेकिन अगर आज सैटरडे है तो इतने 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 दिनों बाद कौन सा दिन हो जाएगा या कौन सा दिन था? इट विल बी और वॉज, बिफोर का भी तो पूछा है, पहले का भी तो पूछा है। आइए तो सॉल्व कर लेते हैं क्या होगा हमारा। देखो, अगर आज से शनिवार है, एक ऑड दिन आया तो अगला दिन क्या हो गया हमारा? संडे। अगर आज सैटरडे है तो फिर से आपका एक दिन आया तो क्या हो जाएगा आपका? फिर से संडे हो जाएगा 50 दिनों बाद भी। आफ्टर 50 वीक्स, 50 हफ्ते बाद
अगर आज सैटरडे है और 0 ऐड आया तो वही वाला दिन वापस से हो जाएगा, सैटरडे ही हमें मिलेगा 50 हफ्ते बाद भी। अगर आपके 50 डेज बिफोर का पूछा है, ऑड डे आपका 2 है, तो आप इस सैटरडे से 2 दिन माइनस करोगे। इस सैटरडे से 2 दिन पहले, सैटरडे से 1 दिन पहले फ्राइडे और फ्राइडे से 1 दिन पहले थर्सडे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा थर्सडे, गुरुवार। आई बात समझ में? सैटरडे से पहले पूछा गया है, बिफोर पहले का पूछा गया है तो हमें माइनस, मतलब उस दिन से पहले वाला दिन कंसिडर करेंगे, बाद पूछा गया है तो उस दिन के बाद वाला कंसिडर करेंगे। यहाँ पर माइनस कर दोगे तो यहाँ पर कौन सा दिन आ जाएगा हमारा फ्राइडे आ जाएगा। क्लियर होती है यहाँ तक की बातें? चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ अपने अगले पार्ट पर। बोला गया है इफ 2 days बिफोर यस्टरडे, इस तरीके के क्वेश्चन आपके बहुत एग्जाम में बेसिक से समझोगे ना, बहुत डामाडोल कर जाओगे अपने सवालों को, और इतना टाइम भी नहीं होता है हमारे एग्जाम में। इफ 2 days बिफोर यस्टरडे, 2 दिन पहले, मतलब आज आप प्रेजेंट हो, आज से 1 दिन पहले और पहले से भी 2 दिन पहले अगर जाते हो, उस दिन फ्राइडे था, तो बताओ इस दिन के बाद विल बी 4 day आफ्टर टुमारो, तो आज के 4 दिन के अगला दिन कौन सा हो जाएगा। अब इतना थोड़ी ना सोचना पड़ेगा, आपको कुछ नहीं करना है। कैसे सॉल्व करना है ध्यान से देखना। 2 days बिफोर, तो यहाँ पर क्या हुआ 2 दिन, यस्टरडे मतलब 1 दिन ये माना गया, फ्राइडे का फ्राइडे से कैलकुलेट करना है, 4 दिन मतलब 4 दिन ये माना गया, और टुमारो मतलब 1 दिन और एक्स्ट्रा माना गया। अब सबको जोड़ के ऑड डे निकाल लो। सबको अगर हम जोड़ के ऑड डे निकाले तो कितना हो जाएगा हमारे पास, 2 और 1 3, 3 और 4 7, 7 और 1 8। अब 8 के कितने ऑड डे निकल के आएगा 1, तो हमारा अगर आज फ्राइडे है तो फ्राइडे में 1 दिन जोड़ दोगे तो आपका कौन सा दिन निकल के आ जाएगा, सैटरडे। हिंदी में देखो, यदि कल से 2 दिन पहले शुक्रवार था, कल से 2 दिन पहले शुक्रवार था, तो कल के 4 दिन बाद क्या हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर कल से, तो एक कल का हो गया, 2 दिन तो आपके ये 2 दिन थे ही, फिर 4 दिन आपका ये हो गया और 1 दिन आपका ये निकला, तो 4 और 1 5, 5 और 3 8, हमारे पास टोटल ऑड डे। इधर से आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होने वाला है। आइए देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखो इसका आंसर आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो ना। क्या बोला गया है, 15 दिन तो ये हो गए, 15 दिन आफ्टर टुमारो मतलब +1, थर्सडे था, तो फिर 15 दिन के यस्टरडे मतलब +1 कितना हो जाएगा, तो 15 और 15 कितने हो गए टोटल 30, 30 और 1 कितने हो गए 32। अब 32 को अगर हम 7 से डिवाइड करें तो कितने बार में जाएगा, 7 4 जा 28, रिमाइंडर बच जाएगा आपके पास 4। तो थर्सडे के 4 दिन बाद कौन सा दिन हो जाएगा, थर्सडे के 4 दिन बाद कौन सा दिन हो जाएगा, फ्राइडे सैटरडे संडे मंडे, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, मंडे इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? मूविंग ऑन नेक्स्ट। इफ टुडे इज मंडे देन व्हाट विल बी आफ्टर 16 डेज। 16 डेज के अगर आप ऑड डे निकालते हो तो 7 से डिवाइड करके 7 2 जा 14, रिमाइंडर बचा 2 और यही आपका ऑड डे हुआ। मतलब कि मंडे में अगर हम 2 दिन ऐड करते हैं तो मंडे के बाद ट्यूसडे, ट्यूसडे के बाद क्या आ जाएगा, वेंसडे, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाता है स्टूडेंट, बुधवार होगा इसके अकॉर्डिंग। लेकिन क्वेश्चन नंबर 16 पे आप ध्यान देना, इफ टुडे इज मंडे, अगर आज मंडे है देन व्हाट विल बी द 16th डे। इस चीज को नहीं भूलना है। पूछा गया है अगर आज मंडे है तो 16वां दिन कौन सा हो जाएगा। यहाँ पर आफ्टर 60 डेज 16 दिन के बाद का दिन पूछा गया है और ये एग्जैक्ट 16वां दिन कह रहा है, मतलब 15वां दिन बताना है, उसके अगला दिन नहीं बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपको कैसे कैलकुलेट करना होता है, दोनों में डिफरेंस समझना। 16th डे, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि 16वां दिन पूछा गया है या 16 दिनों के बाद पूछा गया है। ऐसे 15वां दिन पूछा गया है, 15 दिनों के बाद क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप यहाँ पर ये चीज देख सकते हो, 16th डे का मतलब हुआ आप ऑड डे तो इसमें निकालो। अब 16th का अगर आप ऑड डे निकालते हो तो आपका कितना निकल के आता है, 2 ऑड डे, लेकिन उसमें से -1 और कर देना। अब 2 में से -1 करोगे तो क्या आएगा 1, और मंडे से 1 दिन बाद आपका कौन सा दिन हो जाता है स्टूडेंट, ट्यूसडे।
वो उस दिन का दिन पूछ रहा है, तो हमारा इसका आंसर ये होगा। दोनों क्वेश्चन को कंपैरिजन करके देखना, दोनों का मीनिंग अलग निकलेगा। हिंदी में देखो, यदि आज सोमवार है तो 16वां दिन क्या होगा, और यहाँ पर यदि आज सोमवार है तो 16 दिन बाद क्या होगा। दोनों में अंतर है ना, तो इस अंतर को समझना है। जब भी 16 दिन बाद तो डायरेक्ट ऑड डे निकाल के प्रेजेंट डे में ऐड कर देना, लेकिन उस दिन का पर्टिकुलर डे निकलेगा तो ऑड डे निकालने के बाद -1 करके आप डे बता देना। क्लियर हुआ। तो यहाँ पर आज के हमने इस पूरे सेशन में क्या सीखा, सिर्फ 2 ही कॉन्सेप्ट के बारे में आपको बताया है डिटेल में। एक तो हमने देखा लीप ईयर क्या होता है, लीप सेंचुरी ईयर क्या होता है, और ऑड डेज कैसे कैलकुलेट करते हैं। अभी हमने सेंचुरी वगैरह के ऑड डे नहीं कुछ भी कैलकुलेट किया है, अभी सेंचुरी के ऑड डे आते हैं। पर्टिकुलर किसी ऑड डे को क्या बोला जाता है, बस हमने इन 3 पॉइंट्स पर देखा। लीप ईयर क्या, एक बार रिवाइज करवा देती हूँ। लीप ईयर जो साल आपके 4 से डिवाइड हो जाए वो आपका लीप ईयर। और 4 का डिविजिबिलिटी, अगर लास्ट के 2 डिजिट आपके 4 से डिवाइड होता है तो पूरा नंबर 4 से डिवाइड हो जाता है। हमने ये भी देखा कि हर 4 साल बाद आपका लीप ईयर नहीं आता है, कभी कभी मैक्सिमम 8 साल बाद लीप ईयर भी आता है। ठीक है, फिर जो साल जो सेंचुरी 400 से डिवाइड होती है वो हमारी लीप सेंचुरी ईयर कहलाती है। सेंचुरी मतलब जिसमें लास्ट में 00 होता है। ठीक है, तो हमें कभी भी लीप ईयर या लीप सेंचुरी ईयर फाइंड आउट करना हो तो 4 से डिवाइड करते हैं या फिर 400 से डिवाइड करते हैं। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं। आगे फिर हमने इस पे वेरिएशन देखे, क्वेश्चंस के कैसे फ्रेम किए जाते हैं। फिर हमने ये देखा कि पर्टिकुलर ऑड डे कैसे निकालते हैं। तो हमें ऑड डे फाइंड आउट करने के लिए हमेशा 7 से डिवाइड करते हैं, जो भी रिमाइंडर बचता है वो आपका ऑड डे कहलाता है। 7 के मल्टीपल के अलावा जो दिन बचते हैं वो हमारे ऑड डे कहलाते हैं। और ये देखा कि एक 100 साल के अंदर कितने लीप ईयर, तो 100 साल के अंदर 25 बहुत लोगों के दिमाग में आता है, लेकिन जो 100वां साल होता है वो हमारा लीप ईयर नहीं होता, जिसकी वजह से 100 साल के अंदर हमारे पास 24 लीप ईयर होते हैं। फिर 2 साल के बाद हमारे पास 48 लीप ईयर, 300 साल में हमारे पास 72 लीप ईयर, लेकिन जब 400वां साल कैलेंडर का स्टार्टिंग का आया होगा तो वहां पर हमारे पास 97 लीप ईयर आए होंगे। एक दिन आपका बढ़ा, किसकी वजह से, हमारी अर्थ के रोटेशन की वजह से, रेवोल्यूशन की वजह से। एक जो अपना अर्थ पूरा चक्कर कंप्लीट करती है, उसको कंप्लीट करने में 365 डेज 5 आवर्स 48 मिनट और 49 सेकंड का टाइम लगता है। जो ये 5 घंटे 48 मिनट और 9 सेकंड 49 सेकंड का टाइम है, इसको हमने ये माना कि ये अप्रॉक्स 6 घंटे है। 365 डेज 6 घंटे, तो एक साल 6 घंटे, फिर दूसरे साल 6 घंटे, फिर तीसरे साल 6 घंटे और फिर चौथे साल 6 घंटे। ये 6 घंटे मिलके हमारे टोटल 24 घंटे बना देते हैं, और 24 घंटे की वजह से एक दिन हमारा 4 साल बाद बढ़कर आता है। तो जो वो लीप ईयर आता है वो क्यों आता है, हमारी अर्थ के रेवोल्यूशन की वजह से। ये भी आपके सामने डिफाइन किया। क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, अगर आज मान लो आज की कौन सी डेट है 11 मार्च, और आज का हमारा दिन क्या है, आज है हमारा मंगलवार। अब आपसे पूछ लिया जाए कि आज के 71 डेज बाद कौन सा दिन होगा, तो आप जोड़ने थोड़ी ना जाओगे, आप डायरेक्ट 71 के ऑड डे निकालो। तो 7 1 जा 7, रिमाइंडर बचा 1, तो इस ट्यूसडे का अगला दिन क्या हो जाएगा, वेडनेसडे। आगे का पूछेगा तो प्लस कर देंगे, पीछे का पूछेगा तो उस दिन से हम माइनस कर देंगे। ठीक है, यहां तक हमने डिस्कस किया। आगे और भी डिस्कशन ये कंटिन्यू रहेगा, आगे और भी चीजें अभी हमने पढ़ी है। मतलब अगर कैलेंडर का 100% देखे तो 100 में से सिर्फ हमने 10% कंप्लीट किया है, अभी 90% पढ़ना बाकी है। तो आप एक्साइटेड हो गए अगले सेशन के लिए? ठीक है, तो अगले सेशन में हम मिलेंगे और भी बहुत बेहतरीन चीजों के साथ, इसी के आगे के कॉन्सेप्ट के साथ। वंडरफुल कॉन्सेप्ट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है आपका कैलेंडर। अगर आप एक बार पढ़ोगे और समझोगे, सीखोगे ना, तो आपको खुद को भी बहुत मजा आएगा इस चैप्टर में। तो मिलेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 में कैलेंडर के लिए। तो वहां पर आप सभी वेट करना, सीख के आना, इतना बहुत अच्छे से रिवाइज करके आना, तब आगे का सेशन आपके लिए यूजफुल होगा। स्टूडेंट, अगर आप हमारे किसी भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से जुड़ना चाहते हैं तो इन सबका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, वहां पर जाके आप क्लिक करके हम सभी से लिंक कर सकते हैं, अपनी डाउट पूछ सकते हैं, अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। कॉमेंट में जरूर बताना, अगर आपने वीडियो देखी और पूरी वीडियो आपको समझ आई है तो कॉमेंट में जरूर बताना कि आपको ये सेशन कैसा लगा है। और सेशन को बाहर निकलने के बाद आप सेशन को जरूर लाइक करें,
शेयर करें हमारे चैनल को। अगर आपने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब भी कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन बटन को प्रेस कर दे ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे हर क्लासेस का। हम इन सेक्शन में अपने रीजनिंग के पूरे सिलेबस को कंप्लीट कर रहे हैं और 9 बजे जुड़ते हैं हम अपने प्रैक्टिस सेशन के लिए, तो आप वहां पर 9 बजे प्रैक्टिस सेशन के लिए भी आ सकते हैं। हर चैप्टर के क्वेश्चंस को हम प्रैक्टिस कर रहे होते हैं विद इन अ लिमिटेड टाइम। क्लियर? तो उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा सेशन। तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर परीक्षा जंक्शन चैनल। थैंक यू स्टूडेंट, ऑल द वेरी बेस्ट। पढ़ाई करते रहिए, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।